बाकी चीजें आपने अभी इससे पहले थोड़ा सा नोट डाउन की होंगी। मैं डायरेक्ट चैप्टर पर आता हूं, सॉल्यूशन कंटेंट पे। चीजें सबसे पहले आप लोगों से जब मैंने चीजें थोड़ी सी सिखाने की कोशिश की, आप लोगों ने जाना कि सॉल्यूशन होते क्या है। आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। अगर मुझसे कोई पूछता है कि बताइए सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें मैं होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानता हूं। सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन को बांटूं, मतलब मैं सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करूं, तो सॉल्यूशन का मैं कई तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकता हूं। जैसे मैं सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे भी कर सकता हूं। सॉल्यूशन को मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं। किस बेसिस पर? कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर। इस बेसिस में मैं माना लिख सकता हूं कि बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। इसके अलावा माना मेरे सामने टर्नरी सॉल्यूशन होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, इनका सबका मतलब है कि कितने कंपोनेंट है। बाई का मतलब दो होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिनमें दो कंपोनेंट होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, बाइनरी सॉल्यूशन में, तो दो कंपोनेंट होने का मतलब जैसे आपने शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर दिया, शुगर प्लस वाटर। अब आपने अगर शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर दिया मेरा प्यारा बच्चा, तब जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, मुझे बताइए इस शुगर सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं। आपका आंसर होगा सर दो कंपोनेंट है। मैं पूछूंगा कौन कौन से, आपको होगा सर एक शुगर है और एक वाटर है। तो अगर कोई भी ऐसा एग्जांपल जिनमें दो कंपोनेंट से वो मिक्सचर या सॉल्यूशन बना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिनमें तीन कंपोनेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोला करेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। जैसे कि मैं कहूं कि आपने शुगर प्लस NaCl, नमक को आपने किसके अंदर ऐड कर दिया, वाटर के अंदर आपने ऐड कर दिया, तब जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन? क्योंकि इसमें तीन कंपोनेंट है, एक शुगर है, एक NaCl है और एक कौन सा है, वाटर है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या जाना करेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन से। इतनी कहानी हो जाने के बाद हम नेक्स्ट कंटेंट पे चलते हैं। मेरे सामने एक टर्म आता है मेरा प्यारा बेटा, जिसे मैं जानता हूं किस नाम से, कंसंट्रेशन के नाम से जानता हूं। अब मुझसे अगर कोई पूछता है कि बताइए कंसंट्रेशन क्या होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा 10th क्लास का एक आइडिया लग रहा होगा। कंसंट्रेशन से मिलते जुलते शब्द आपने पढ़ा होगा, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, लगभग कहानी उसी जैसी ही है। मतलब मैं कंसंट्रेशन को अगर एक्सप्लेन करूं तो एक एग्जांपल से मैं चीजों को समझाना चाहता हूं। जैसे मैं एक काम करता हूं, मैंने दो कंटेनर लिए। मैंने क्या किया, मैंने दो कंटेनर लिए। इन दोनों कंटेनर के अंदर मैंने वाटर को फिल अप कर दिया। इसमें मैंने 100 ग्राम वाटर फिल किया, 100 ग्राम वाटर मैंने इसमें भी फिल किया और 100 ग्राम वाटर मैंने इसमें भी फिल किया। आपने क्या देखा कि दोनों में जो वाटर का कंटेंट है, जो वाटर है, वो दोनों में क्या है मेरा प्यारा बेटा, सेम है। अब मेरा कहना यह है कि मैं अगर पहले कंटेनर में 5 ग्राम शुगर ऐड करूं, मैं पहले कंटेनर में कितनी शुगर ऐड करूं, 5 ग्राम शुगर ऐड करूं, और दूसरे कंटेनर में कितनी शुगर ऐड करूं, 50 ग्राम शुगर ऐड करूं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए जब सॉल्यूशन बनेगा तो ऐड करने के बाद इस फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन दोनों में जो स्वीटनेस है वो किसमें स्वीटनेस ज्यादा होगी। मतलब कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। मैं किसी से भी पूछूं जो साइंस का नहीं भी होगा तब भी वो बता देगा कि सर दूसरे कंटेनर में स्वीटनेस जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं पूछूंगा क्यों भाई स्वीटनेस दूसरे में ज्यादा है, तो कहेगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि दूसरे में शुगर जब ज्यादा है, ज्यादा शुगर है तो स्वीटनेस भी ज्यादा होगी। आप एक तरीके से स्वीटनेस को कैसे मान के चलिए, स्वीटनेस को कंसंट्रेशन की तरीके से ट्रीट करके देखिए। और ये अगर मैं स्वीटनेस को कंसंट्रेशन की तरीके से ट्रीट करता हूं तो एक तरीके से स्वीटनेस जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो शुगर पे डिपेंड कर रही है। और शुगर है क्या, शुगर सॉल्यूट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूट वो होते हैं जो लेस अमाउंट में होते हैं, जो लेस अमाउंट में होते हैं
और जिसे डिजोल्व करते हैं, जो लेस अमाउंट में होते हैं और जिसे डिजोल्व करते हैं उसे हम जानते हैं किस नाम से, सॉल्यूट के नाम से। मतलब आपने क्या देखा कि कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, शुगर पे। ज्यादा शुगर होगा तो ज्यादा स्वीटनेस, कम शुगर होगी तो कम स्वीटनेस। और शुगर क्या है, सॉल्यूट। मतलब कंसंट्रेशन जो होता है वो एक तरीके से सॉल्यूट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सॉल्यूट कम है तो कम कंसंट्रेटेड, सॉल्यूट ज्यादा है तो ज्यादा कंसंट्रेटेड। मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन की डिफिनेशन इस एग्जांपल से लिखना चाहूं तो कंसंट्रेशन की डिफिनेशन क्या निकल के आती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन या फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन या फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, कुछ भी आप कैसे भी चीजों को थोड़ा सा डिस्क्राइब को काम चल जाएगा। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को आप कंसंट्रेशन के तरीके से समझ सकते हो। मैं अगर किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहूं, लिख सकते हो। मुझे अगर उसको मेजर करना है, इसे भी आप लिख सकते हो कि मुझे किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है या मुझे किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करना है। तो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए या मेजर करने के लिए कई सारी यूनिट्स होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी यूनिट्स होती है। बहुत सारे आपने नाम से सुना होगा, 11th क्लास में, 10th क्लास में, 10th में तो नहीं सुना होगा, 9th और 11th में पढ़ा होगा। कौन कौन सी यूनिट होती है? मास परसेंटेज। कौन कौन सी यूनिट होती है? मास परसेंटेज। और कौन सी यूनिट होती है? वॉल्यूम परसेंटेज। और कौन सी यूनिट होती है? जैसे कि पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अगली यूनिट की मैं बात करूं तो क्या जाएगा? स्ट्रेंथ। जैसे मैं नेक्स्ट यूनिट की बात करूं तो आपका क्या जाएगा? मोल फ्रैक्शन। और मैं कुछ यूनिट की बात करूं जैसे आ जाएगा मोलैरिटी। और फर्दर यूनिट की बात करूं जैसे आ जाता है मोलैलिटी, एक मोलैलिटी भी यूनिट होती है। मैं और बात करूं तो नॉर्मेलिटी आ जाता है। नॉर्मेलिटी वैसे आईएससी बोर्ड में ज्यादा मेंशन किया गया है। और मैं बात करूं तो क्या जाता है? फॉर्मेलिटी। मतलब मैं जितने भी वर्ड्स सुन रहा हूं ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सब हैं क्या? यूनिट है। मतलब अगर मैं क्लास में जाता हूं या कहीं भी मैं डिस्कस करूं, आपका स्कूल में कोई टीचर है, टीचर आपसे पूछता है कि बताइए मोलैरिटी क्या होती है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि उसकी डिफिनेशन रट लिए हैं, याद कर लिए हैं कि मोलैरिटी कैन बी नंबर एज मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड ब्ला 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 समथिंग। लेकिन मेरा कहना क्या है कि अगर आपसे कोई टीचर पूछता है कि आप बताइए मास परसेंटेज क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलैरिटी क्या है, तो आप उसकी डिफिनेशन बताने से पहले ये बताइए कि सर या मैम ये जो मोलैरिटी है वो एक यूनिट है या ये एक मेथड है एक्सप्रेस करने के लिए। किसको एक्सप्रेस करने के लिए? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो एक इंपैक्ट अलग आएगा। मतलब आपने डिफिनेशन नहीं रटा है, आपने ईमानदारी से सीखा है कि ये चीजें हैं क्या, ये सारी की सारी चीजें क्या है? यूनिट्स हैं। मैं चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं जो भी मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया है। मैंने आपको सिखाया कि ये जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हैं वो सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या है, तो आप कहोगे सर ये यूनिट है। मैं पूछूंगा किस चीज की यूनिट है, तो आप कहोगे सर कंसंट्रेशन को मेजर करने की यूनिट है। मैं कहूंगा किसका कंसंट्रेशन, आप कहोगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करने की यूनिट है। फिर मेरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि बताइए कंसंट्रेशन क्या होता है। आपने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई सॉल्यूशन अच्छा क्या होते हैं, तो आपको सर सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। मैं पढ़ा भी चुका हूं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। आपने पढ़ा था कि होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट क्या होता है? सेम। और भी कई चीजें मैंने पढ़ाई है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, आप बोलोगे सर बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट होते हैं। मैं पूछूं टर्नरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, आप कहोगे टर्नरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें तीन कंपोनेंट होते हैं। इस तरीके से आपने कुछ बेसिक चीजों को थोड़ा सा समझा। जल्दी से आप थोड़ा सा जो भी आपको नोट डाउन करना है उसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद आप मैं आगे की चीजें कंटिन्यू करता हूं।
मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को जो सिखाया, मैंने कंसंट्रेशन के बारे में सिखाया। मैं आपसे पूछूं कि कंसंट्रेशन क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम जानते हैं। सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो लेस अमाउंट में होता है या जिसे डिसॉल्व करते हैं, दैट इज सॉल्यूट। मैं पहली यूनिट आपके साथ डिस्क्राइब करना चाहता, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो है मास परसेंटेज। अगर मैं कभी भी परसेंटेज की बात करूं, मास परसेंटेज तो बात की बात है, चलिए पहले तो मैं ये सीखूंगा कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का एक सीधा सा मतलब है कि 100 में कोई कितना है। माना मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताइए आपकी केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए थे अभी जल्दी के एग्जाम में, 100 में, एनुअल एग्जाम में, पिछले एग्जाम में? आप प्रोफेसर मेरे केमिस्ट्री में माना 100 में 40 नंबर आए थे, तो परसेंटेज कितना हो गया? 40। किसी ने कहा नहीं 90% आए थे और वो खुश हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 90। मतलब एक सीधी सी बात ये पता चल रही है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में कोई कितना है। और अगर मैं मार्क्स की बात करूंगा तो मार्क्स का परसेंटेज हो जाएगा, मास की बात करूंगा तो मास का परसेंटेज हो जाएगा, वैल्यू की बात करूंगा तो वैल्यू का परसेंटेज हो जाएगा। एक आसान सी भाषा में आप कह सकते हो परसेंटेज का मतलब है 100 में कोई कितना प्रेजेंट है। चलिए चीजों को डिफाइन करता हूं, मतलब मुझसे अगर कोई पूछता है कि बताइए मास परसेंटेज क्या होता है, आप कहोगे इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट present in 100 parts of the solution, present in 100 parts of the solution। 100 पार्ट्स में कोई कितने पार्ट्स है उसी को कहते हैं मास परसेंटेज। मतलब अगर, लेकिन मास परसेंटेज की डिफिनेशन में चूंकि डिस्कस कर रहा हूं, देन यू हैव टू ऐड बाय मास। तो एक प्रॉपर डिफिनेशन क्या निकल के आती है कि 100 में कोई कितना है, दैट इज परसेंटेज। अगर मैं मास की बात करूंगा तो वो मास परसेंटेज हो जाएगा। चलिए मैं इनके फॉर्मूले की बात करता हूं न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए। अगर माना आपके सामने कोई एक मिक्सचर है, उसमें दो कंपोनेंट है, ए है और बी है, और ये कोई एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है और मुझे मास परसेंट निकालना है। वी वांट टू कैलकुलेट the mass percentage of A, then how you will calculate the mass percentage of A? तो mass percentage अगर A का निकालना है, then mass of A in the solution, A का कितना मास है सॉल्यूशन में, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल जो मास है सॉल्यूशन का वो कितना है इनटू 100। एक सीधी सी बात। अगर सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मास परसेंटेज बी का बताइए कितना है, तो आप चीजों को बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस करोगे, मास परसेंटेज बी का कितना आएगा बताइए। हाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही, क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी टोटल मास ऑफ बी इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब आपको लगभग फॉर्मूले क्लियर। मैं एक छोटी सी बेसिक जानकारी आपको बता दूं, जो मास परसेंटेज होता है प्यारा बच्चा, उन मास परसेंटेज का जो सम होता है, मास परसेंटेज का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 100। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि माना कोई दो कंपोनेंट है, ए है और बी है, अगर सॉल्यूशन में ए का परसेंटेज माना 20 निकला तो बी का कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 मतलब 80। अगर किसी का परसेंटेज माना निकला है 60 और दूसरे का परसेंटेज पूछूं तो वो कितना हो जाएगा 40। मतलब मास परसेंटेज का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 100। मैं कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू आपको चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्लियर। जैसे कि मैं आपको ये बात करूं, पहले तो एक मैं और छोटी सी चीज डिस्क्राइब कर देना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि मास परसेंटेज की कोई यूनिट होती है तो नहीं, ये यूनिटलेस मेथड है एक्सप्रेशन का ऑफ कंसंट्रेशन।
क्यों? क्योंकि ऊपर मास है, नीचे मास है, मास मास कट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं आएगी। मतलब कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये ढूंढना हो कौन सी यूनिटलेस क्वांटिटी है, कौन सा इसमें कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन का मेथड है जिसकी यूनिट नहीं होती है, तो मास परसेंटेज उनमें से एक है। मैं मास परसेंटेज के एक न्यूमेरिकल को लेके चलता हूं, मास परसेंटेज का न्यूमेरिकल डिस्क्राइब करता हूं। मास परसेंटेज के न्यूमेरिकल को डिस्क्राइब करते हुए कुछ चीजों को मैं बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन में लिया मैंने आपसे ये कहा कि इफ यूरिया इज डिजॉल्व, क्वेश्चन देखिएगा, इफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यूरिया इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एंड फॉर्म, एंड क्या हो रहा है मेरा बच्चा, फॉर्म हो रहा है, एंड फॉर्म यूरिया सॉल्यूशन, एंड फॉर्म यूरिया सॉल्यूशन विद 10% कंसंट्रेशन, 10% कंसंट्रेशन वेट बाय वेट। मैं मतलब इसका समझाऊंगा, आप सिलेबस सामने ठीक। मतलब हमने यूरिया को डिजॉल्व किया है इन 500 ग्राम ऑफ वाटर और उसने यूरिया को 500 ग्राम पानी में मिला दिया और एक यूरिया का सॉल्यूशन बना और जिसका कंसंट्रेशन कितना है 10% है, मास परसेंटेज कितना है 10% है। और मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, फाइंड द मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। मेरा बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर होता है, फर्क नहीं पड़ता है ये आसान न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया कि बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कुछ भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका होता है और कुछ बेसिक स्टेप्स को समझा दूं। पहला तो स्टेप ये होता है कि आप न्यूमेरिकल को पढ़िए, फील करिए न्यूमेरिकल को। मैं देखता हूं कि बच्चे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, इवन ये भी नहीं जानते कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, बस उन्होंने कुछ टर्म्स देख लिए, उन टर्म्स की बेसिस पे चीजों को लिखना स्टार्ट कर दिया। नहीं, लेकिन आप रुकिए, 2 मिनट लेट ही सही, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए और समझिए, जिससे गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। पहला स्टेप कि आप क्वेश्चन को रीड करेंगे विद प्रॉपर फीलिंग, मतलब समझते हुए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है फिर से पढ़िए। दूसरा स्टेप, आप इस चीज पर फोकस करिए कि पूछा क्या गया है, इस चीज को मेंशन करने की कोशिश करिए या देखने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। जैसे मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, क्वेश्चन हमने पढ़ा, यूरिया को 500 ग्राम पानी में मिला दिया। अब कुछ चीजें डिफाइन होने लगेंगी कि भाई पानी में मिलाया, ये वाटर जो है ये सॉल्यूशन थोड़ी है, ये तो सॉल्वेंट है, क्योंकि जिसमें मिलाते हैं वो सॉल्वेंट होता है। और क्या दिया हुआ है, आप पहले पहचानोगे कि गिवन क्या है। सबसे पहला स्टेप गिवन क्या है, आप ये देखोगे गिवन क्या है, क्लियर। पहला स्टेप तो पहला स्टेप तो हो गया कि क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे। दूसरा स्टेप क्या हुआ, गिवन लिखोगे। गिवन लिखना जरूरी है क्योंकि ये अचानक नहीं आ जाएगा। मैं देखता हूं बच्चे बिना फॉर्मूला लिखे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, यूनिट नहीं लिखते हैं, गिवन नहीं लिखते हैं, और इसका फिर असर आपको बोर्ड एग्जाम में पड़ता है। जब आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जाते हैं तो वहां पर आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। आपने अगर गिवन लिख रखा है, फॉर्मूला लिख रखा है और आपने क्वेश्चन गलत भी किया होगा, तब भी आपको मान के चलिए कि 1 मार्क्स के अराउंड आपको मिल ही जाएंगे। और ये चीजें अचानक नहीं आ जाती हैं कि आप अचानक सोचोगे और अचानक आपको आदत पड़ जाएगी। आपको अभी से ही आदत बनानी पड़ेगी। आप अभी से ही गिवन लिखना स्टार्ट करोगे तब चीजें समझ में आएंगी। चलिए मुद्दे पे आते हैं, देखता हूं गिवन क्या है। अगर मैं चीजों को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करूं तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर सॉल्वेंट का मास गिवन है, क्योंकि जिसको डिजॉल्व करते हैं दैट इज सॉल्यूट, जिसमें डिजॉल्व करते हैं दैट इज सॉल्वेंट। डिजॉल्व किसको कर रहे हैं, यूरिया को, दैट इज सॉल्यूट। डिजॉल्व किसमें कर रहे हैं, वाटर में, वो सॉल्वेंट है। तो ये 500 ग्राम में पूछूं क्या है, आपको जैसे मास है, मास मतलब ग्राम, यूनिट से पता चल गया किसका मास है, सॉल्वेंट का मास। मतलब आपको पता चल गया कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना है, 500 ग्राम। फिर क्वेश्चन को थोड़ा हमने देखा क्या और दिया हुआ है, हमने देखा परसेंटेज दिया हुआ है। हमने क्या देखा कि मास का परसेंटेज गिवन है। मास परसेंटेज कितना गिवन है, 10। मास का परसेंटेज कितना गिवन है, 10। जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, पहला स्टेप न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं, दोनों की न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का ही न्यूमेरिकल आपने पढ़ लिया, समझ लिया, गिवन जितनी भी चीजें हैं उनको लिख लिया। फिर तीसरी चीज पे आओगे, ये देखोगे पूछा क्या गया है।
आप अंडरलाइन करो, फाइंड द मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। मतलब आपको यूरिया सॉरी क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूं, इन द सॉल्यूशन, मतलब आपको मास ऑफ यूरिया निकालना है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, मतलब आपको इसमें क्लियर है कि अब आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ यूरिया मींस सॉल्यूट का मास आपको फाइंड करना है। जब आपको ये पता चल जाए गिवन क्या है, फिर क्या करेंगे सर, फिर आपको ये देखना है कि जो गिवन है, दो चीजें गिवन है और जो पूछा गया है, क्या इनके बीच में किसी तरीके से तुम कोई रिलेशन डेवलप कर पा रहे हो? क्या कोई फॉर्मूला तुमको पता है कि जो इन दोनों को जोड़ता हो? तो आप चीजें वहां से शुरू किया करो, कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा जरूर मिलेगा जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता होगा। आप वहां से स्टार्ट करो, फिर देखो कि फर्दर क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैं देखूं कि मास ऑफ यूरिया पूछा गया है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो एक ही फॉर्मूला है, मैं मास परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मास परसेंटेज के मैं फॉर्मूले की बात करूं, मैं लिखूं कि बताओ मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, तो आप लिखोगे कि सर मास परसेंटेज ऑफ यूरिया का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास कितना है इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर यूरिया का मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है इनटू 100। लिख लिया फॉर्मूला। देखिए दोनों के बीच में रिलेशन है, ये पूछा गया है, ये गिवन है, यही तो एक फॉर्मूला आपने सीखा। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। मास परसेंटेज गिवन है क्या, हाँ गिवन है, कितना गिवन है 10%, लिख दिया मैंने 10। मास ऑफ यूरिया पूछा गया है, आप इसको x मान लीजिए। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। हाँ कुछ बच्चे कह सकते हैं कि नहीं सर 500 ग्राम, गलत हो जाएगा ना। क्यों 500 ग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सॉल्वेंट है, मैं पहले ही बताया था, और हमें रखना क्या यहां पर है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास मैं कैसे निकालूं, याद करोगे 9th का फॉर्मूला, सॉल्यूशन का मास होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्यूट पूछा गया था, तो मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कितना दे रखा है ये दैट इज 500। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, क्लियर। और इनटू क्या कर दोगे 100। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है और मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो निकल के आ जाएगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर क्या निकला ये 100x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दैट इज 10 इंटू 10x प्लस क्या क्या निकल के आता है दैट इज 5000 इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 100x। क्लियर, चीजों को उधर ले गए, देन यू गेट द 90x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5000, देन यू गेट x दैट विल बी इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 90 एंड यू हैव टू सॉल्व। अभी आप सॉल्व करिए, आप निकालिए, थोड़ा सा वर्क तो आप भी करिएगा, हम भी काम करते रहेंगे। तो इतनी चीज करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। क्या कोई यूनिट होगी उसकी, नहीं कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं यूनिट होगी, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं। क्या सिखाया हूं कि मास परसेंटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती है। चीजों को जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, क्या था मैंने क्या पढ़ाया। मैंने सबसे पहले आपको सिखाया कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कोई कितना है वो परसेंटेज। मास की बात करूंगा मास परसेंटेज, वैल्यूम की बात करूंगा वैल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज कैन बी डिफाइंड द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। फॉर्मूले की बात करूं, जिसका भी मास परसेंटेज निकालना हो उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। जैसे मास परसेंटेज ऑफ ए, तो क्या निकला मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। आपने एक बात और सीखी कि मास परसेंटेज का जो सम होता है वो कितना होता है 100 होता है। मास परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है यूनिटलेस। और फिर मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बताया। अब इसके बाद एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व 2 न्यूमेरिकल्स बाय योरसेल्फ। आपको 2 न्यूमेरिकल्स मास परसेंटेज पे अपने आप करने हैं। किसी भी रेफरेंस को आप फॉलो करोगे तो वहां पर मास परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 चीजों को जब हम पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे तो चीजें हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब चलिए पहले आप उसको कर लीजिए।